दोस्तों, आज हम उस आग और अंधेरे के दौर के बारे में बात कर रहे हैं जब दुनिया में जुल्म और नफरत का साया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो दौर जब एक मासूम सी 13 साल की लड़की को सिर्फ उसकी पहचान की वजह से अपने घर की दीवारों के पीछे कैद होना पड़ा। इमेजिन कीजिए, आपके सपने हैं, आपका हंसना खेलना है, बट आपका अपने सांसों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। आप सांसों को भी छुपा कर ले रहे हैं। ये कहानी है एने फ्रैंक की, जिसने मौत के डर के बीच एक छोटी सी डायरी में अपनी दोस्ती, हंसी और बेचैनी को छुपा दिया। उसने उस डायरी को किट्टी नाम दिया क्योंकि उस तन्हाई में उसकी सच्ची दोस्त बनने के लिए इंसान नहीं, सिर्फ कागज ही बचा था। आज हम देखेंगे कैसे उस छोटी सी लड़की ने किताबों और कलम की ताकत से दुनिया के सबसे बड़े अत्याचार को एक इमोशनल जुबान दे दिया। तो चलिए खोलते हैं एने फ्रैंक की डायरी के उन पन्नों को जो आज भी हमें रोना और हिम्मत से जीना सिखाती है। शुरू करने से पहले, स्टोरी शुरू करने से पहले हम इसके सारे के सारे जो कैरेक्टर स्केचेस हैं वो अच्छे से देख लेते हैं, ताकि आपको जो है वो ओवरऑल आइडिया जो है वो आ जाए कि क्या है और कौन थी एने फ्रैंक, और मतलब उनके आसपास के जो भी लोग हैं वो क्या थे, कैसे थे। सबसे पहला है हमारा एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक वॉज अ लिवली एंड इंटेलिजेंट एंड सेंसिटिव गर्ल। काफी ज्यादा सेंसिटिव और इंटेलिजेंट गर्ल थी। शी वॉज एक्सप्रेसिव, काफी ज्यादा एक्सप्रेसिव लड़की थी। एंड ऑनेस्ट एंड हैड अ ह्यूमरस नेचर, कि किसी को भी मतलब उनका जो नेचर था ना वो बहुत ज्यादा ह्यूमरस था। इवन ड्यूरिंग द हार्श टाइम्स ऑफ वॉर, यानी उस वॉर के समय में भी, युद्ध के समय में भी, शी रिमेन्ड क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक एंड ब्रेव। वो बहुत ज्यादा बहादुर रही और समय, इस हालात, सिचुएशंस का जो सामना था वो बेहद बेहतरीन तरीके से उन्होंने किया। हर डायरी रिफ्लेक्ट्स हर मैच्योरिटी, courage and hope in humanity. She symbolizes the strength and the innocence youth in face of adversity, यानी मुसीबत के क्षणों में भी, मुसीबत के समय में भी उनके अंदर की जो स्ट्रेंथ और इनोसेंस जो था ना वो देखने को बनता है। और वही हम यूथ को ना उनसे क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। अगला देखते हैं मिस्टर कीजिंग। मिस्टर कीजिंग वॉज एनी फ्रैंक स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन मैथ्स टीचर। वो उनके मैथ्स टीचर थे, किसके, एनी फ्रैंक के। मिस्टर कीजिंग ही डिसलाइक्ड हर, मतलब वो जो मिस्टर कीजिंग थे वो ज्यादा पसंद नहीं करते थे, किसको, एने को, क्योंकि एने बहुत ज्यादा बात करती थी क्लास में, क्योंकि टॉकेटिव नेचर था उनका। एंड पनिश्ड हर फॉर इट, और उसके लिए उनको पनिश भी किया करते थे वो। बट एने रोट विटी एंड क्रिएटिव ऐसे, लेकिन जो भी उनको दिया जाता था ना एने को, वो उन्होंने सारी की सारी चीज उस बच्ची ने लिखा, और बड़ी समझदारी से लिखा। विटी मतलब समझदारी तरीके से। ही एडमायर्ड हर इंटेलिजेंस, वो उनके इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा एडमायर किया उन्होंने। इवेंचुअली मिस्टर कीजिंग ने, ही लेटर बिकेम मोर अंडरस्टैंडिंग, और धीरे धीरे जैसे जैसे स्टोरी अंत की तरफ जाती है ना तो वैसे वैसे जो मिस्टर कीजिंग है वो और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, समझने लग जाते हैं, किसको, एने को। एंड काइंड, शोइंग दैट ही कुड लर्न एंड चेंज फॉर द बेटर, यानी वो समझते हैं कि भाई कुछ तो है इस बच्ची में और वो धीरे धीरे और ज्यादा सीखेगी तो बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो बन पाएगी। तो चलिए अब हम स्टोरी देखते हैं। पूरा का पूरा स्टोरी जो है वो क्या है, कैसा है। एनी फ्रैंक चैप्टर में एक प्रोटैगनिस्ट जिसके बारे में ये बताया गया है, 13 साल की थी जब उसने डायरी लिखना शुरू किया था। अकेलेपन की वजह से एने कहती हैं कि उसके पास लविंग फैमिली तो है, बहुत से दोस्त भी मेंशन भी करती हैं, 30 से ज्यादा ही दोस्त हैं उनके, और सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी वो कमी है, फिर भी वो कंप्लीटली अलोन, अकेलापन महसूस करती हैं। उसे लगता है कि कोई भी उसका सच्चा दोस्त जो है ना वो नहीं है, कोई भी उनका राजदार नहीं है और नहीं बन सकता है, जिसकी वजह से या जिसके साथ वो अपने दिल की गहराइयों की बातें जो है ना वो कर सके। तो उनको ऐसा नहीं लगता कि कोई भी उनके ऐसे आसपास है। तो इसलिए वो कहती हैं कि उनका विश्वास था कि भाई लोग सुनते सुनते थक जाते हैं, पर कागज जो है ना वो हमेशा रेडी रहता है सुनने के लिए, वो आपको कभी जज नहीं करेगा। इसलिए वो कहती हैं कि पेपर के अंदर ज्यादा पेशेंस होता है इंसानों से।
उन्होंने अपनी डायरी का नाम जो है ना वो किटी दिया, बेहतरीन नाम दिया, और उसे ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना दिया। डायरी में लिखने से पहले वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी फैमिली बैकग्राउंड, सारी चीजें बताती है, क्या है, कहाँ से आई हैं, क्या थी, तो वो सारी चीजें बताती है। जिसमें उन्होंने बताया कि वो एक जर्मन बॉर्न गर्ल थी, जू थी, और 1933 में एम्स्टर्डम आई थी। वो अपने प्यारे फादर ऑटो फ्रैंक, मदर और ओल्डर सिस्टर उनकी बड़ी बहन मार्गरेट के बारे में बताती हैं उस डायरी में। और वो समय था जब नाजीज ने बहुत ज्यादा क्या अत्याचार जो है ना उनका फैल रहा था। वो अपनी दादी को याद करती हैं, जिनकी डेथ ऑलमोस्ट 1942 में हो गई थी, और उस साल उन्होंने अपना जन्मदिन जो है ना वो नहीं मनाया था, क्योंकि अपनी दादी को अपना अपने मतलब कैंडल जलाकर अपनी दादी को श्रद्धांजलि दी या अपनी दादी को याद किया। अब वो बताती हैं कि अब प्रेजेंट में आती हैं और बताती हैं कि स्कूल का माहौल है, पूरा का पूरा एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने वाला है, सभी के मन में ना जिटर्स है और उत्सुकता है, एक्साइटमेंट है। जो पूरा का पूरा स्कूल जो है, मतलब सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अपने रिजल्ट्स के लिए। और वो लिखते हैं कि पूरा स्कूल जो है ना रिजल्ट्स के डर से कांप रहा था। सारी क्लास जो है ना, वो सारी क्लास के जो बूट्स थे, मतलब जो उनके शूज थे, वो थप 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 आवाज कर रहे थे, क्योंकि एक्साइटमेंट था। और बच्चों को ये डर था कि कौन प्रमोट होगा, कौन नहीं होगा। स्टूडेंट्स बेट्स लगा रहे हैं। और एने जो कहती हैं कि वो अपनी और अपने अपने दोस्तों के बारे में तो वो श्योर थी, लेकिन उन्हें एक सब्जेक्ट के बारे में डाउट था, और वो सब्जेक्ट कौन सा था? मैथ्स का। सिर्फ मैथ्स का ही डाउट था उन्हें। टीचर्स, मतलब सभी टीचर्स जो है ना वो एने को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और उनके स्कूल में ना ऑलमोस्ट 9 टीचर्स थे, जिसमें से 7 मेन और 2 वुमेन थे। सभी टीचर्स एने को फ्रैंक करते थे सिवाय एक के, और वो थे मिस्टर कीजिंग, क्योंकि मिस्टर कीजिंग मैथ्स के टीचर थे, एंड मैथ्स जो था वो एने का सबसे मतलब कह लो कि भाई वो अच्छा सब्जेक्ट ही नहीं था। ठीक है, वो बिल्कुल भी अनएक्साइटेड थी, हमेशा रहती थी मैथ्स के क्लासेस के लिए। और उस क्लासेस में मिस्टर कीजिंग जब लेते थे वो बहुत ज्यादा बातें करती थी। यही बात जो है मिस्टर कीजिंग एने को कहते हैं कि चैटरबॉक्स नेचर से बहुत परेशान थे, और उसे शांत रखने के लिए हमेशा एक यूनिक तरीके से उन्हें पनिश करते हैं। मतलब एसेज दे देते अलग अलग टॉपिक्स पर। चैटर बॉक्स पहला पनिशमेंट वो जब देते हैं ना, तो चैटर बॉक्स, एक चैटर बॉक्स यानी बातूनी लड़की, उसके ऊपर टॉपिक लिखो, ऐसे लिख कर लेके आओ। लेकिन कभी भी एने ने क्या नहीं किया, मतलब हार नहीं मानी, उम्मीद नहीं छोड़ी। मिस्टर कीजिंग ने उन्हें बात करने की जो सजा दी ना, वो इस तरीके से दी कि आप ऐसे पर टॉपिक लिख कर लेके आओ। और एने ने आर्ग्यूमेंट दिया कि बात करने, स्टूडेंट एक ट्रेट होता है, बात करना ना मतलब उसकी फितरत होती है। जैसे कि मुझे मेरी मम्मा से, वो कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, अगर मैं बातें करती हूँ तो मुझे मेरी मम्मा से वो ट्रेट मिला है। ठीक है, कि मेरी मम्मा भी जो है ना वो भी बहुत ज्यादा बात करती हैं, तो इसमें मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। और ये पूरी तरह से इनहेरिटेड है, क्योंकि उन्हें ये बात करने की जो हैबिट है ना वो उनके मम्मा से मिली है। मिस्टर कीजिंग हंसते हैं और ऐसे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब फिर से उनको दूसरा पनिशमेंट दिया जाता है, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब जिसे ठीक ना किया जा सके। जब इन्होंने फिर से बात की तो मिस्टर कीजिंग ने उन्हें एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पर ऐसे दे दिया, और एने ने ये भी लिखा कि टॉकिंग मतलब अब अभी भी बंद नहीं हुई है, वो बात करती ही रहती थी। ठीक है, फाइनल में उन्होंने पनिशमेंट दिया कि भाई मतलब आप ना क्वैक 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 के ऊपर जो है वो पूरा का पूरा ऐसे लिख कर लेगा। भाई ये कैसा टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में कोई कैसे बोल सकता है या लिख सकता है। लेकिन एने ने अपनी फ्रेंड सैन की हेल्प से, जो पोइट्री में बहुत ज्यादा अच्छी थी उनकी वो दोस्त, और पोइट्री की मदद से इस टॉपिक को एक वर्स में यानी पोएम में क्या कर दिया, छंद में क्या कर दिया, लिख दिया। और उसमें लिखा उन्होंने एक तंज कसा कि इट वाज अबाउट अ फादर स्वॉन, कि ये एक फादर स्वॉन के बारे में है जो अपने छोटे बेबी डकलिंग्स को चोंच मार मार के मार देते हैं, क्योंकि उनके बेबी डकलिंग्स जो है ना बहुत ज्यादा शोर करते हैं, क्वैक 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 करते हैं। और यही पोएम जो है जब मिस्टर कीजिंग ने पढ़ी तो उन्हें बहुत ज्यादा फनी लगा। उन्होंने ह्यूमर को पहचाना उस पर्टिकुलर पोएम में, और उस पोएम को क्लास में बाकी बच्चों को भी पढ़कर सुनाया। और इसका आउटकम ये हुआ कि मिस्टर कीजिंग तब से एने को बात करने की इजाजत दे देते हैं, और उसे कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क
नहीं देते, बल्कि वो खुद ही क्लास में जोक्स भी सुनाने लगते हैं। तो इसका स्टोरी का जो ओवरऑल कंक्लूजन हमने ये देखा कि एनी फ्रैंक की डायरी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक टीनेजर की कहानी है जिसने अपनी आवाज और अपनी बुद्धि से एक स्ट्रिक्ट टीचर का दिल जीत लिया। एंड ये चैप्टर हमें सिखाता है कि सेल्फ एक्सप्रेशन और सेंस ऑफ ह्यूमर हर मुश्किल का सोल्यूशन हो सकता है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन चला हुआ तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आगे समझते हैं इसके सारे के सारे थीम्स जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद जरूरी है। सबसे पहला थीम है हमारा दैट एडोलेसेंस एंड ग्रोइंग अप, कि मतलब बढ़ती उम्र, जब हमारा टीनेज हो जाता है, जब बढ़ती उम्र आती है तो कहीं ना कहीं मतलब हमारा जो ख्याल है, ख्यालात होते हैं वो अलग अलग होती हैं। बताते हैं कि एनी फ्रैंक्स डायरी कैप्चर्स द फीलिंग्स, स्ट्रगल्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अ टीनेज गर्ल। एक टीनेज गर्ल की फीलिंग, स्ट्रगल, एक्सपीरियंसेस को बताया जाता है। वो लिखती है अबाउट हर स्कूल टीचर्स एंड फ्रेंड्स एंड हर ओन इमोशंस। उनके इमोशंस के बारे में, उनके टीचर्स के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में लिखा जाता है। हर क्यूरियोसिटी, ऑनेस्टी एंड डिजायर टू एक्सप्रेस हरसेल्फ शो हर जर्नी फ्रॉम चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी। यानी जो उन्होंने लिखा है ना, वो दर्शाया है, दिखाया है कि उनकी जर्नी जो है ना वो चाइल्डहुड से मेच्योरिटी की तरफ पूरा का पूरा कैसे बढ़ा है। तो इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। लोनलीनेस एंड नीड फॉर द फ्रेंडशिप, हम सभी के लाइफ में कोई ना कोई ऐसा चाहिए जिससे हम अपनी बातें जो है ना वो कर सकें, उससे मतलब दिल खोल के अपना पूरा रख सके। कोई तो ऐसा चाहिए जो हमारे दुखों को आधा कर दे। एने जो है ना बहुत ज्यादा फील करती है लोनली एंड मिसअंडरस्टूड इवन दो शी इज सराउंडेड बाय फैमिली एंड क्लासमेट्स। वो अपने आसपास घिरी हुई है लोगों से, क्लासमेट भी है, फैमिली मेंबर्स भी है, लेकिन फिर भी वो मतलब अकेलापन जो है ना वो महसूस करती है। ये शो करता है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो डायरी लिखेगी और उनको किटी कह के बुलाती है। वो बेस्ट फ्रेंड बन जाता है वो डायरी। और ये शो करता है कि इमोशनल नीड फॉर कनेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग, कि हर किसी को एक नीड की जरूरत पड़ती है, इमोशनल नीड की जरूरत पड़ती है, ताकि वो कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग हमें कोई समझ सके, हमारी बातों को समझ सके, हमारी भावनाओं को समझ सके। हम अपने दिल का वो राज, हम अपने दिल की सारी बातें एक पर्टिकुलर पर्सन से कह सकें। और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है हर किसी लाइफ, हर किसी इंसान के लाइफ में ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा है कि वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इनोसेंट लिव, कि भाई युद्ध तो होते हैं दो कंट्रियों के बीच में, लेकिन हार सिर्फ उन कंट्री के लोगों का होता है। यानी देश तो जीत जाता है, लेकिन हार हमेशा उन लोगों की ही होती है जो उस कंट्री का हिस्सा है, क्योंकि जो डैमेज होता है ना वो लोगों का ही होता है। तो ये पर्टिकुलर स्टोरी में दिखाया गया है कि जो वॉर है वो कहीं ना कहीं, although the extract doesn't focus directly on war, Annie's background and her reason for writing the diary are deeply tied to World War II and Nazis' persecution of Jews। यानी उन्होंने दिखाया है कि नाजीज जो है ना वो किस तरह से जूस को क्या करते हैं, प्रोसिक्यूट करते हैं, लटका देते हैं, फांसी पर लटका देते हैं, मार देते हैं, अत्याचार करते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दिखाया गया है। उनकी जो डायरी है वो रिफ्लेक्ट करती है कि कैसे वॉर जो है ना वो अफेक्ट करती है यंग लोगों को, इनोसेंट बच्चों को, सबको क्या करती है, अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है बहुत बुरी तरीके से। होप एंड ऑप्टिमिज्म, ये भी है पर्टिकुलर एक थीम जो दिखाया गया है कि बुरे से बुरे समय में भी ना हमें कभी भी उम्मीद और सकारात्मकता, हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। और क्योंकि एक जो होप होता है ना, जब तक आप होप रखोगे ना तो आशा ही जो है वो हमें हमारे मंजिल तक लेकर जाती है। उम्मीद तो जरूर, उम्मीद का जो कहते हैं ना किरण, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद जब तक रहेगी ना तब तक अंधेरे या बुरे समय में भी एक उम्मीद रहती है कि हाँ भाई ये छट जाएगा, ये बुरा समय टल जाएगा, ये हम दिलासा देते रहते हैं। इसीलिए हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। अगला है हमारा फ्रीडम एंड ऑपरेशन। एनीज लाइफ वाज फिल्ड विद रिस्ट्रिक्शंस। एनी की जो लाइफ थी ना वो पूरी रिस्ट्रिक्शन से भरी हुई थी। शी कुडंट गो टू स्कूल, वो स्कूल फ्रीली नहीं जा सकती थी, कहीं भी आ जा नहीं सकती थी फ्रीली, अपनी बातों को कह नहीं सकती थी फ्रीली, क्योंकि वो जूइश थी। हर डायरी एक्सप्रेशन, हर डायरी, उसकी जो डायरी है वो एक्सप्रेस करती है डिजायर फॉर फ्रीडम, यानी आजादी की डिजायर। वो मतलब चाहती थी, स्वतंत्रता चाहती थी, फ्रीडम चाहती थी हर तरह से, फिजिकली एंड इमोशनली, जो उसके पास नहीं था।
नेक्स्ट इज द पावर एक्सप्रेशन इन राइटिंग, कि राइटिंग में वो ताकत होती है ना जो आपको मतलब बियॉन्ड सारे के सारे जो भी आपके डिस्ट्रप्शंस हैं, जो भी आपके ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उन सबको पार कर जाती है राइटिंग। जैसे राइटिंग बिकम्स एनी इज वे ऑफ कॉपिंग द फियर, लोनलीनेस एंड फ्रस्ट्रेशन। इन सभी से टैकल करने के लिए वो क्या करती है, लिखती हैं। हर डायरी, उनकी जो डायरी है वो एक सिर्फ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट नहीं है, बट रिफ्लेक्शन है किस चीज का, उनके थॉट्स का, उनके इमोशंस का, उनकी क्रिएटिविटी का, कि जिस तरीके से वो लिखती थी, क्या मतलब उनके अंदर के इमोशंस क्या थे, क्या सोचती थी, क्या बताना चाहती थी, क्या दर्शाना चाहती थी लोगों को, वो सारी चीजें वो डायरी जो है ना तो वो बताता है। और ये उनकी आर्ट, ये उनकी क्रिएटिविटी भी दिखाता है। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप भी दिखाया गया है इस पर्टिकुलर स्टोरी में, कि इंट्रैक्शन बिटवीन एने एंड मिस्टर कीजिंग शोज द चेंजिंग बॉन्ड बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। इनिशियली जो थे वो मिस्टर कीजिंग बहुत ज्यादा क्या थे, स्ट्रिक्ट थे, लेकिन लेटर ऑन क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग एंड ओपन माइंडेड हो जाते हैं, लर्निंग फ्रॉम एनीज क्लेवरनेस एंड पॉजिटिविटी। कभी कभी हमें हमें एक बीइंग अ टीचर, जरूरी नहीं कि एक टीचर जो है वो हमेशा बच्चों को सिखाता है। टीचर जो है वो बहुत बार बच्चों से भी सीखते हैं, और एक अच्छा सच्चा जबरदस्त टीचर वही है जो हर दिन कुछ ना कुछ अपने बच्चों से जरूर सीखता है। नेक्स्ट इज करेज एंड रेजिलियंस, की साहस और हिम्मत, दृढ़ता, संकल्प, पक्का इरादा जो है ना वो मतलब इस स्टोरी में दिखाया गया, भर भर के दिखाया गया। एंड इस डिटर्मिनेशन, उनका डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा जो है ना उनका, वो हमेशा से स्ट्रांग रहा है। वो लिखती रहती हैं, पॉजिटिव रहती हैं, डिस्पाइट चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ उनको क्या दिखता है, बर्बादी दिखती है, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन दिखता है, लेकिन फिर भी उनका जो इनर करेज है, रेजिलियंस, वो हमें इस पर्टिकुलर स्टोरी में दिखता है। और डायरी इज प्रूफ, उनका जो डायरी है ना वो ये प्रूफ है कि ह्यूमन स्पिरिट स्ट्रेंथ इवन अंडर ऑपरेशन, कि मतलब बहुत ज्यादा प्रताड़ना होती है, बहुत ज्यादा ऑपरेशन सताया जाता है, लेकिन फिर भी जो हमारी रियल स्ट्रेंथ है ना वो उसी समय में बाहर आती है। तो आई होप ये पूरा का पूरा थीम जो है वो आपको जबरदस्त तरीके से आ गया है, एंड ये पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से आ गया है। तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और उन सभी दोस्तों को पहुंचा दो जिसको इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या है, दिक्कत है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।